हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। आज 1 फरवरी है और आज ही हमारा बजट 2022 का, जो कि एक पूर्व अनुमानित 2022 के लिए खर्चे और आवक का एक स्रोत अंदाजित बताया जाता है। और वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी बातें बताई जाती है जो पूरे साल भर के लिए और उसके अलावा गवर्नमेंट क्या क्या अपनी रणनीति लेकर के आने वाली है उसकी पूरी डिटेल बताई जाती है। इसीलिए अगर हम जानकारी रखते हैं तो हमको ये जो मार्केट में इन्वॉल्व है पर्टिकुलरली, और जो फाइनेंस के अंदर जिसका इनकम टैक्स कट रहा है या जिसको और भी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जिसके अपने छोटे मोटे बिजनेस है, उनको ये जानकारी बहुत ज़्यादा लाभदायी रहती है। तो अभी मैं वैसे समय व्यर्थ नहीं करते हुए सीधा ये बताना चाहता हूँ, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है मार्केट। मार्केट का अगर हम देखेंगे तो पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ही मार्केट अप्स एंड डाउन रहा है और कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला रहा है। तो उसके अंदर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी मार्केट के अंदर फिलहाल आप देखेंगे तो कल का मार्केट हमारा अच्छा रहा था। उसके पहले का अगर आप देखेंगे तो लगभग 800 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 1100 पॉइंट, 700 पॉइंट, ऐसे मार्केट डाउन ही गया। और पूरे चैनल के अंदर आप देखेंगे तो सभी ने ऐसा बोला था कि अब मार्केट यहाँ से डाउन ही जाएगा। लेकिन बार बार मैं आपको बोलता आ रहा था कि जब तक बजट है तब तक क्लैरिटी नहीं है एफआईआई को। और एफआईआई के वहाँ पे खुद पे भी यूएसए के अंदर जो इंटरेस्ट रेट की बात आई थी और उसके अलावा एसेट्स एलोकेशन में कर्व करने की, कमी करने की बात आई थी, वो दोनों मुद्दे को लेकर के वन वे मार्केट नहीं जा सकता था। और उसके अंदर एक बहुत बड़ा नया पॉइंट ऐड हो गया जो कि रशिया और यूक्रेन का जो मैटर है वो मैटर, क्योंकि रशिया एक ऐसी कंट्री है, उसके जो मतलब मेन प्रेसिडेंट जिसको बोलना चाहिए व्लादिमीर पुतिन, उनकी छाप पूरे विश्व में ऐसी है कि वो कभी भी कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। वो और नॉर्थ कोरिया के दोनों प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो उनका जो वे ऑफ नेचर है वो बहुत ही डिफरेंट है, मतलब क्रूर टाइप का है, वो कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। तो उसकी वजह से इस मैटर के अंदर और ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया था। और उसकी वजह से पिछले 10 दिन से जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेड गवर्नमेंट मतलब यूएसए की गवर्नमेंट है, उसके ऊपर ये मैटर ज़्यादा हावी हो चुका था। मतलब ज़्यादा असर ये कर रहा था मार्केट को, क्योंकि मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग होता है। मार्केट हमेशा फ्यूचर के अंदर क्या होने वाला है उसको आज की तारीख में समझ के प्रिडिक्ट करके और उसके ऊपर रिएक्ट करता है, उसके ऊपर एक्शन करता है। ये मार्केट का एक बेसिक फंडा होता है। तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम चल रहा था, रशिया ने, आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि 3 जगह से उन्होंने घेर लिया था साइबेरिया अपने यूक्रेन को। उसमें एक ब्लैक सी आता है, दूसरा उनकी खुद की बॉर्डर है जो मतलब यूक्रेन से लगी हुई है, और दूसरा आपको मैं बोलना चाहूँगा जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। उसके अंदर मैं आपको बोला बेलारूस, बेलारूस के अंदर उन्होंने S-400 और अपने फाइटर प्लेन एडजस्ट कर दिए थे कि कभी भी वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे पॉइंट आता है, टर्निंग पॉइंट, जो मेन आज की वीडियो का मैटर है मेरा। आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी हमारा सेंसेक्स तो कल लगभग 1200 पॉइंट के बाद में 800 के करीब बंद आया है, 800 पॉइंट अप आया है। लेकिन उसके पहले मार्केट काफ़ी गिर चुका था, 61,000 से आप देखेंगे तो 57 56 तक आ गया था। तो ऐसे माहौल के अंदर अगर कोई 800 पॉइंट ज़्यादा बढ़ा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि 3000 पॉइंट गिरा भी दिया उन्होंने, कहने का मतलब ऐसा है। और अगर मैं आपको डाउन जोन्स की बात करूं तो डाउन जोन्स कल आपको बोलना चाहूँगा मैं 406 पॉइंट, 406 पॉइंट अप है। और आज अगर निकई की भी बात करूं तो 5.5 से लेकर के अभी लगभग 6 सवा 6 हो रहे हैं। तो अभी भी आप देखेंगे तो 326 से 330 पॉइंट अप है। कौन सा? निकई का। तो निकई का मार्केट और डाउन जोन्स ऐसे माहौल में भी पॉजिटिव कैसे आया? सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि वाई दिस सिचुएशन, दैट इज यूएसए का जो फेडरल गवर्नमेंट का उसका इंटरेस्ट और एसेट्स एलोकेशन। पॉइंट नंबर 2, यू अपने रशिया एंड यूक्रेन मैटर, ये दोनों इतने सेंसिटिव मैटर हैं, उसके बावजूद भी ये ऊपर क्यों आए? ये मेन यहाँ पे सवाल होता है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। 2 दिन से ऐसी बात चल रही है कि यूएसए ने अब न्यूक्लियर पावर का यूज़ करने की बात करी है। दूसरा, कुछ ऐसे सिम्टम्स मिले हैं, कुछ ऐसे
मतलब मैसेज मिल रहा है कि अब हो सकता है जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध का मैटर था वो ठंडे बिस्तर में चले गया है, ऐसा बोल रहे हैं। ये अभी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है ऐसी, ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है। ये सब बातें इंटरनली लीक होकर के आती है और उसमें बोलने वाले जो व्यक्ति होते हैं इंटरनल, वो अपना नाम जाहिर नहीं करते या डिस्क्लोज नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा हर जगह होता है, हर कंट्री में होता है, पूरे विश्व में होता है। तो ऐसी बात निकल करके आती है और उसका इफेक्ट सबसे पहले मार्केट पकड़ लेता है, क्योंकि मार्केट बहुत सेंसिटिव होता है। तो उसके तहत मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अभी मार्केट के अंदर डाउन जोन्स 406 पॉइंट अप था, निकाई अभी 326 से 330 पॉइंट है। अब ऐसे माहौल के अंदर आज हमारा बजट है, और वो तो बजट के पहले, उनका तो कोई बजट है नहीं, यूएसए में नहीं है, जापान में नहीं है, तो भी उनका मार्केट अप है। तो वहाँ पे एक यही सेंटीमेंट है अभी कि ये रशिया और यूक्रेन का मैटर है, वो ठंडे बिस्तर में जाएगा तो उसका क्या इफेक्ट आ सकता है विश्व में। सबसे पहले क्रूड ऑयल की बात जो थी $100 तक जाने की या उससे ऊपर जाने की, वो बात अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ऐसा मैं बोलूँ तो भी चलेगा, जब तक कोई नया न्यूज़ नहीं आता है तब तक। उसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा उसकी वजह से क्या होगा पूरे विश्व को और ख़ास करके इंडिया को, क्योंकि इंडिया का 100 में से 80 रुपए का या 80 से 85 रुपए का क्रूड ऑयल बाहर से आता है, तो उसका पेमेंट हमको डॉलर में करना पड़ता है। तो अगर ये न्यूज़ आ रहा है तो इसका सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल इफेक्ट गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, इंडियन गवर्नमेंट को। कहने का मतलब मेरा ये है। तो ये भी एक हमारे मार्केट को पुशअप करने में सहायता करेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हमारा बजट है आज, उसके अंदर बजट में गवर्नमेंट बहुत कोशिश करेगी कि पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने की कोशिश करेगी। रिवाइव मतलब उसको ओपन करने की कोशिश करेगी, उसमें ऐसी ऐसी लुभावनियाँ, ऐसी ऐसी कोई पॉलिसी डालेगी जिससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन प्राइवेट बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले और अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करे या एक्सपेंशन करे या नए बिजनेस को स्टार्ट करे, उसके लिए कोई ऐसी स्कीम लेकर के आएंगे वो। तो ये मैटर मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके अंदर मतलब एक ये जिसको बोलना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बजट हो सकता है। बाकी डिटेल में मैं आ रहा हूँ अभी, आपको कौन कौन से सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं वो तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये मैटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये मैटर भी हमारे मार्केट को पुशअप करेगा। मतलब 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट है गवर्नमेंट की पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर जो कोविड की वजह से जो गवर्नमेंट ने एक्सपेंस किए हैं और उन्होंने अपने ग्रोथ को ध्यान न देते हुए उन्होंने सबसे पहले हेल्थ को प्रायोरिटी दी। ये बहुत अच्छी बात है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि एक तो इंडिया ने फ्री वैक्सीनेशन दिया है, तो ये बहुत बड़ा खर्चा है। उसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट की जो फिजिकल डेफिसिट थी वो बढ़ गई है। अब फिजिकल डेफिसिट जिसको समझ आ रही है उसको सही है, लेकिन जिसको नहीं आ रही है उसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। फिजिकल डेफिसिट ऐसी चीज़ है कि हमारे पास में 100 रुपये हो और अगर हम 100 के अंदर ही काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारे पास में एक्स्ट्रा मनी सेविंग रहेगी। लेकिन फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है कि 100 रुपये हमारे पास में होते हैं और हम 500 रुपये का खर्च करते हैं। अब 500 रुपये का खर्च करते हैं तो जो 400 रुपये है वो हमको कहीं से उधार लेने पड़ेंगे या बोरो लेने पड़ेंगे। उसके अलग अलग तरीके हैं, उस पर अभी मैं नहीं जाना चाहूँगा। गवर्नमेंट के पास में बहुत से तरीके होते हैं। तो अब आपको ख्याल आ गया कि फिजिकल डेफिसिट क्या है। तो फिजिकल डेफिसिट पिछले बजट के अंदर और उसके पहले और बहुत टाइम से ये बात हो रही थी कि उसको नियर टू 2% या 1% या 1.5% तक लेकर के आने का है, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों पे इफेक्ट करता है। पर्टिकुलरली एब्रॉड वाले जो होते हैं, फॉरेन वाले, उनके इन्वेस्टमेंट करने के जो यहाँ पे होते हैं, मतलब इंडिया में अगर वो इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसमें ये भी एक मुद्दे पे बहुत बड़ी चर्चा होती है और ये बहुत बड़ा की रोल अदा करता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इससे इकोनॉमी का ख्याल आता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का ख्याल आता है। लेकिन आज की तारीख में लोगों को मालूम है, जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन है, उनको मालूम है कि फिजिकल डेफिसिट ऐसे टाइम पे बढ़ना ही था। ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि कोविड गया, हर कंट्री का बढ़ा है, ये कोई इंडिया के लिए नया नहीं है। सभी कंट्री में इसका इफेक्ट आया है और सभी ने प्रायोरिटी ह्यूमन को ही दी है, मानवता को ही दी है। तो उसकी वजह से हमारा अभी नियर टू 6% से भी ऊपर जाने की बात है, 6% के ऊपर। तो गवर्नमेंट अभी इस बार इसके अंदर फिजिकल
को कंट्रोल करने की बात सब मीडिया कर रहा है, सभी जगह से बात हो रही है, लेकिन मेरा अपनी ऐसी राय, मेरी पर्सनल राय कि गवर्नमेंट ये बजट में भी फिजिकल को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ डिसइन्वेस्टमेंट का ही सहारा लेगी और कोई क्षेत्र में वो टैक्स बढ़ाने की या उसकी पॉलिसी को छेड़ने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो इकोनॉमी है उसको कोविड से बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो कहने का मतलब ये फिजिकल डेफिसिट को हम लोग बाईपास करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो पीएसयू है या उनके डिसइन्वेस्टमेंट है उसको जल्दी से जल्दी करके उससे जो अमाउंट आवे उससे फिजिकल डेफिसिट को कम करे, नहीं कि कोई टैक्स बढ़ा के, कोई नई पॉलिसी ला के, कोई ऐसा स्टेटमेंट देवे जिससे कि उसके ऊपर इकोनॉमी पे बैड इफेक्ट आवे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना बजट पॉइंट ऑफ व्यू से। आज दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा आज की तारीख में कि और कौन कौन से क्षेत्र पे आज के बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है मिस निर्मला सीतारमण, वो कौन कौन से क्षेत्र पे ध्यान दे सकती है। वैसे कल पीएम साहब ने ऑलरेडी 5-7 मिनट का स्पीच दिया ही था। उन्होंने बोला था कि अभी इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन अपना काम कर रहा है और बजट अपना काम करेगा, फाइनेंस सेक्टर अपना काम करेगा। बहुत अच्छी बात है। तो उसके अंदर और दूसरा मैं तो यहाँ तक भी बोलना चाहूँगा कि ऐसा कोई सिस्टम निकालना चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारे देश में पूरे साल कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं, ऐसा कर देना चाहिए A to Z इलेक्शन एक ही टाइम पे हो जाए और बाकी जो पूरा फोकस है, चाहे वो मिनिस्ट्री हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कॉमन मैन हो, उसका फोकस अपने करियर के ऊपर हो, गवर्नमेंट का फोकस डेवलपमेंट पे हो और बिजनेसमैन का फोकस बिजनेस के ऊपर हो। तो ये सब जो प्रॉब्लम आते हैं, उसके साइड इफेक्ट होते हैं, उससे हमको मुक्ति मिले। अब बात आते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर है और गवर्नमेंट मैं ऐसा मानता हूँ उस पर काम कर भी रही है। हो सकता है कि 2024 के बाद में इसके ऊपर कोई नया डिसीजन आवे और सबके लिए वो बहुत ही लाभदायी रहे, ऐसी आशा रखता हूँ। तो अब ये बजट में कौन कौन से क्षेत्र में गवर्नमेंट काम करेगी। सबसे पहला आता है जो पूरे विश्व में भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो है हेल्थ का। तो हेल्थ को लेकर के गवर्नमेंट ऐसा कुछ डिक्लेयर कर सकती है जो लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो, बराबर है। उसके अंदर फार्मा की कंपनी आ गई है, उसमें कुछ सब्सिडी दे सकती है, उसमें कोई बेनिफिट दे सकती है, कुछ और भी पॉलिसी लेकर के जिससे कि उसको लुभावनी बेनिफिट मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाए फार्मा के अंदर। सेकंड नंबर पे आता है डिफेंस, सुरक्षा को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के। तो सुरक्षा के अंदर आपको मालूम है अभी जो चल रहा है उसके अंदर, तो जो सिक्योरिटी के अंदर इन्वॉल्व कंपनी है उनको बेनिफिट दे सकती है गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की वजह से। अब उसमें कौन कौन सी कंपनी है उस पर मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँगा। तो उसके अंदर सबसे पहला आएगा भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक। उसके अंदर गवर्नमेंट किसी से टाई अप करके बहुत बढ़ चढ़ करके, और दूसरा अभी उन्होंने टाई अप किया भी है और एक्सपोर्ट भी किए हैं, प्लेन विलन की बात चल रही है। तो एक हो गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक, दूसरा होगा BEML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, वो बहुत बड़ा है, पिछले 5-6 दिन में मैंने दिया भी है आपको। उसके बाद में मैं बोलूँगा भारत फॉर्ज, बाबा कल्याणी की कंपनी है पूना की, ये पूरा ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स बनाती है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों को इसके पार्ट्स जाते हैं और बहुत मोनोपोली है इसकी, हो गया वो। उसके बाद में मैं आपको बोलूँगा L&T लार्सन एंड टुब्रो जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है। उसके बाद में मैं बोलूँगा आपको एस्कॉर्ट में भी आपको ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद में जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर है जैसे अशोक लेलैंड आपका हो गया, वो डिफेंस की व्हीकल बनाते हैं, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं वो बनाते हैं और उनको ऑर्डर मिला हुआ भी है और एब्रॉड से भी ऑर्डर मिल रहा है, तो ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। इसके बाद में मैं आपको बोलना चाहूँगा वो एग्रीकल्चर के ऊपर उनका जो मोटो है, उन्होंने जो कमिटमेंट कर रखा है कि उनकी इनकम डबल करनी है, किसकी, फार्मर्स की। तो उसको लेकर के ये कुछ ऐसी पॉलिसी या सब्सिडी लेकर के आ सकते हैं जो उसके लिए बेनिफिट हो। दूसरा है फाइनेंस, मतलब थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर फाइनेंस को दूंगा मैं। फाइनेंस के अंदर उसको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स फाइनेंस सेक्टर में आवे और उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सके बिजनेसमैन को, MSME को, SME को, इन सबको वो दे सके। मीडियम एंटरप्राइज, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो फर्म्स होते हैं छोटे, जो रूरल एरिया के अंदर होते हैं, उनको अगर बेनिफिट मिलेगा तो उससे जॉब क्रिएशन होगा। तो ये हो गया। उसके बाद में आता है फिफ्थ नंबर पे टेक्सटाइल सेक्टर भी एक जॉब क्रिएटर है, उसके अंदर भी ये दे सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सी कंपनी है, रेमंड्स आ गया, उसके बाद में वर्धमान टेक्सटाइल आ गया, ये कंपनी है। और एग्रीकल्चर के अंदर बोलना चाहूँगा, उसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, वो कंपनी भी बहुत अच्छी है। उसके अंदर आपको एग्रीकल्चर के अंदर आपको मैंने बताया अपने ये गोदरेज एग्रोवेट ले सकते हैं।
और शुगर कैन की कंपनियां जो इथोनॉल को लेकर के है, उसके अंदर सभी को फ़ायदा होगा। तो जितनी भी शुगर की कंपनी है, अवध शुगर हो गया और भी बहुत सी शुगर की कंपनी, उनको बेनिफिट होगा। और उसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा रियल एस्टेट सेक्टर। तो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आपको मैं बोलूँगा, आप देखेंगे तो कल बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और इसका मैं 10 दिन पहले चाइना को और अपने यूएसए और इसको क्या बोलते हैं, जर्मनी, ये 3 कंट्री को लेकर के मैंने एक वीडियो भी बनाया और मैंने बोला था कितना रियल एस्टेट में कितना बूम है। तो आप देखिए डीएलएफ कितना बढ़ा है कल। उसके बाद में गोदरेज रियल एस्टेट मतलब गोदरेज प्रॉपर्टी कितना बढ़ा है, 80 से 90 रुपये बढ़ा है और 14-15 रुपये आपका डीएलएफ बढ़ा है। तो ये सब सेक्टर में गवर्नमेंट फोकस करेगी और करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये सिचुएशन है क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी कुर्सी भी बचानी होती है और देश का विकास भी करना होता है। तो ये सब पॉइंट को देखते हुए हमको, अगर हम रेगुलर स्टडी करते हैं तो हमको ये पॉइंट ख्याल में आ सकते हैं, ऐसा मैं बोलूँगा। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ। दूसरा मैं आपको बोलना चाहूँगा और भी बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी के लिए कुछ डिक्लेयर करेगी, लेकिन हमको आज का बाजार आपको इतना बोलूँगा बहुत वॉलेटाइल रहेगा। वॉलेटाइल मतलब अप्स एंड डाउन। तो हमको लॉन्ग टर्म का जो आइडल मनी है वो ही इन्वेस्टमेंट करना है आज, जोश में होश नहीं खोना है। हमको कल 800 पॉइंट 900 पॉइंट बढ़ा करके बेवकूफ़ बना सकते हैं एफआईआई वाले और डीआईए वाले। तो ऐसा मत सोचना कि आप कल 800 पॉइंट बढ़ा तो आज 1000-1500 पॉइंट बढ़ जाएगा या 800 पॉइंट बढ़ा देगा। ये एफआईआई की गेम होती है, वो हमको मिसगाइड करते हैं। और ऐसे ही टाइम पे जो आदमी की तैयारी नहीं होती है, होमवर्क नहीं होता है, जिन्होंने प्रॉपर बॉटम लेवल पे माइक्रो लेवल पे स्टडी नहीं करी होती है और किसी के बोलने पे और किसी भी चैनल के ऊपर ज़्यादा आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, इवन इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं भी बोल रहा हूँ तो अगर मैं आपको बार बार बोलता हूँ थोड़ी स्टडी अगर आपकी भी होगी तो आपको जो फैक्ट है वो आपको ख्याल आएगा कि कौन बंदा कैसा बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, कैसी तैयारी है उसकी। तो ये सब हमको बहुत ज़्यादा काम आती है मार्केट के अंदर। और मार्केट आज की तारीख में स्मार्टफोन की वजह से बहुत सेंसिटिव हो गया। तो ये सब चीज़ों की ध्यान रखना जो मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना। पूरा वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके स्टडी करके बनाया है। और दूसरा मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ये मेरी अपनी स्टडी है, अपनी एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से ही लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो पुराने हैं उनको, अपने मित्रों तक, जो मार्केट में इन्वॉल्व है उनको। और जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल ओपन कर रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप अपना जो जाने से पहले मेरे वीडियो को अगर आपने देखा है और अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि मैं रेगुलर 2 वीडियो डालता हूँ और हम और आप मिलकर के नए नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम बेनिफिट मार्केट से ले सके। लास्ट में इतना ही बोलूँगा, जय हिंद।